is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, I welcome you all to the third lecture of acid, base and salt. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। पहले हमने बात की कि एसिड और बेस क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर्स हमने हमारे डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारे पास सिंथेटिकली कितने एसिड बेस सॉल्ट के लिए कितने इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट मेटल्स या सॉल्यूशंस के साथ एसिड बेस कैसा रिएक्शन दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम जो पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विथ मेटल्स, जो कि आप हेडिंग आज देख रहे हैं। तो मेटल्स के साथ एसिड को रिएक्ट करना है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयन डोनेट करता है। जब वो H+ आयन डोनेट करेगा तो एसिड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है H+ और दूसरा होता है उसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे एसिड बनता है। कोई भी एसिड अगर ब्रेक होगा तो वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है H+ जो कि वो डोनेट करता है किसी भी बेस को, और दूसरा होता है जो उसका रेसिड्यू पार्ट बच जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड के साथ H+ तो उसने दे दिया। अब जो कॉन्जुगेट बेस है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होगा या फिर आयनिक कैरेक्टर जो कहें हम। तो ये क्या करेगा, मेटल के साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। सो मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, और प्लस ये H+ आयन जो बिना H+ करते करते बहुत सारे हाइड्रोजन हो जाते हैं और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो हम क्या लिखें, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स दे form a salt and hydrogen gas is evolved, यानी कि हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है। तो रिएक्शन को हम एक जनरलाइज फॉर्म में लिख लें, एसिड प्लस मेटल, या आप मेटल प्लस एसिड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दिस गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो सॉल्ट है वो मेटालिक सॉल्ट है, इसलिए हमें उसको स्पेसिफाई कर देना बेहतर होगा। सॉल्ट ये मेटालिक है। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे एसिड्स के नाम हमें पहले से पता है, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स with dilute HCl, it produces hydrogen gas and forms a salt. एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन लिख लें इसका हम। तो सोडियम यानी कि Na प्लस डाइल्यूट HCl लेना है हमें, तो HCl लिया और ये रिएक्शन देगा। यहाँ पर ये जो एसिड है यहाँ से H+ डोनेट करेगा, Na और Cl दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे NaCl सॉल्ट। तो दैट विल गिव अस NaCl प्लस H2। अब हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो बेहतर होगा कि हम इन सब के स्टेट्स को साथ साथ लिख दें। स्टेट्स वो कंडीशन होती है, वो इसकी अवस्था जो होगी, स्टेट जो होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट हम जानते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस, ये 4 स्टेट हम लोगों को, और स्टीम भी हम कंसिडर करते हैं H2O के केस में। तो वो स्टेट हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन से स्टेट में लिया है, तभी हमें रिएक्शन के मार्क्स मिलेंगे। सो टू राइट दैट, sodium will be in solid state, HCl will be in aqueous state। aqueous का मतलब क्या हुआ, इसमें पानी मिलाया गया है, और NaCl that is also in aqueous state
क्योंकि पानी है तो पानी में NaCl डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए वो एक्वस स्टेट में ही मिलेगा। और H2 दैट विल बी इन गैसियस स्टेट। ये हो गया एक रिएक्शन। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन है, मैं एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, फिर आप इसे कॉपी करना। लेट अस सपोज जिंक प्लस HCl, again HCl I am taking, that is also dilute. Now zinc combines with Cl and displaces H, हाइड्रोजन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां से कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2। अब यहां पर फिर से हम इसकी स्टेट लिख देते हैं, दैट इज सॉलिड, एक्वस, अगेन एक्वस एंड गैस। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें कि मैं वैसे लिख दूंगा कि हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका हमें पहले ही पता है कि वहाँ पर माचिस की तीली या फिर मोमबत्ती बर्निंग कैंडल को लेकर जाएंगे उसके पास, तो वो क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ वहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे। दैट इज द सिग्निफिकेंट, दैट इज द साइन दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट देयर। इसे कॉपी करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए हम लिख दें, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या लिखेंगे, इट इज टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग burning candle in contact with the gas resulting in a pop sound। पॉप साउंड के साथ वो प्रेजेंस दिखाएगा कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर थी, क्योंकि ऑक्सीजन है, वो जो बर्निंग कैंडल है उसमें ऑक्सीजन उसको सप्लाई हो रही है तभी वो जल रही है। ऑक्सीजन वहाँ पर है और हाइड्रोजन है, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, पानी। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द साइंटिफिक टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसे कॉपी करें, फिर हम अब बात करेंगे कि बेस के साथ मेटल कैसा रिएक्ट करेगा। तो बेस के साथ मेटल को रिएक्ट कराना है, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। बेस के साथ भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना है। बस कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो बेस में जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, बेस का फॉर्मूला क्या होता है, MOH, और ये है मेटल, मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, यही होता है बेस का फॉर्मूला। तो मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों प्रेजेंट हैं। ये जो मेटल है इसके साथ हमने दूसरा मेटल कंबाइन कराना है, तो मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। और यहाँ पर जो मेटल, जिस मेटल को हमने रिएक्शन के लिए रखा इस बेस के साथ, वो मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, तभी वो इस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर द अदर मेटल, फॉर द सेकेंड मेटल टू डिस्प्लेस द फर्स्ट मेटल। तो हम क्या लिखें, M1OH या MOH, ये क्या है, बेस, इसके साथ मेटल मिलाया हमने, मान लो ये M डैश नया मेटल है, ये रिएक्शन करके क्या देगा, M डैश, या हम लिख लें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलेगा, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अब यहां आप देखो कि ये जो मेटल हमने लिया है, यहाँ पर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, NaOH, और एक बात यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पर क्या लिख दें, डाइल्यूट, क्योंकि बेस और एसिड
तभी H प्लस और OH आयन डिस्प्लेस कर पाएंगे, तभी डिसोसिएट हो पाएंगे, जबकि वो एक्वस मीडियम में रहेंगे। एक मीडियम चाहिए उनको H प्लस और OH को मूव कराने के लिए। हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या NaOH को रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से गैस इवॉल्व होगी, लेकिन वो एक्वस नहीं है, इसलिए वो H प्लस और HCl रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, H प्लस और OH माइनस रिएक्ट नहीं कर पाएंगे किसी से। तो हमें क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, इसीलिए हम इसे एक्वस मीडियम यानी कि डाइल्यूट बना कर लेते हैं। तो NaOH को रिएक्ट कराया हमने, NaOH प्लस जिंक की रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, दैट विल गिव अस, यहाँ से NaOH एक्वस है यानी कि डाइल्यूट है और जिंक सॉलिड है। यहां से जो हमारे पास टर्म आएगा वो आएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व हो ही रही है। अब हम क्या करें, इसका स्टेट लिख देते हैं, दैट इज एक्वस सॉलिड अगेन एक्वस एंड गैस। ये हो गए इसके स्टेट। फिर से हाइड्रोजन की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, गैस का नोटेशन लिखाने के लिए अगर आप गैस नहीं लिख रहे तो वहां पर एक एरो लगा दोगे तो आप वो भी समझने की बात है, वो भी सेम आइडेंटिफिकेशन है कि गैस इवॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ सेम प्रोसेस, वहां पर बर्निंग कैंडल को लेकर जाएंगे और वो गैस का आइडेंटिफिकेशन कर देगा। अब मैं यहां पर वो कंडीशन लिख देता हूं, the reacting metal must be highly reactive। ऐसा नहीं है कि यहां पर NaOH लेंगे और यहां कॉपर लेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो वेरी लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, और सोडियम है हाईली रिएक्टिव। यहां पर उसी की तरह दमदार कोई एलिमेंट होना चाहिए जो इसको डिस्प्लेस कर सके। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो उसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करना पड़ेगा और तब जाके हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर आएगी। आई होप आपको इतना क्लियर है, प्लीज कॉपी करें। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमने कल भी बात की थी कि मेटल एसिड और बेस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टूथपेस्ट का, और जो खाने का, जो दांतों में फंसे हमारे जो खाने के टुकड़े होते हैं उसका एग्जांपल मैंने दिया था। उसमें हमने यही बात की थी कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड की पावर को बेस न्यूट्रलाइज करता है और बेस की पावर को एसिड न्यूट्रलाइज करता है, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एसिड लिया और बेस लिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया। हमें उसे रिएक्ट कराने के लिए कोई टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो जाता है। ऐसे ही जो अभी टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे हम एसिड लेंगे, बेस लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट and water. This reaction neutralizes acid, both acids and base, and hence the reaction is called neutralization reaction। किसी भी एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कराएं तो एसिड और बेस एक दूसरे की पावर को कम करते हैं, एक दूसरे की पावर को नलिफाई करते हैं, खत्म कर देते हैं, और वहां से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड बेस एंड सॉल्ट। मैं इसका एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, उस इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म होता है। तो एसिड, सबसे पहले तो वर्ड्स में लिख लेते हैं इसे, एसिड प्लस बेस, ये क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो इसे भी मैं
वाटर। ठीक है, ये तो हो गया जनरल स्टेटमेंट। अब एसिड की पहचान क्या है, उसके पास H+ होना चाहिए, और बेस की पहचान क्या है, उसके पास OH- होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे भी हम वैसे ही। तो क्या करें, इसे लिखेंगे MH प्लस इसे लिखेंगे MOH। ठीक है, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं तो बन रहा है हमारे पास, एक काम कर सकते हैं, इसे हम M- कर दें ताकि पता चले कि दोनों मेटल अलग अलग है। फॉर अ टाइम बिंग हम ये देख लें कि इसमें अलग मेटल है, इसमें अलग मेटल है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का काम क्या है, अपना क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करें, हाइड्रोजन उठाएं और यहाँ से OH उठाएं और इन दोनों को कंबाइन करके बना देंगे पानी। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन। इसके पास प्लस का साइन है और इसके पास माइनस का साइन है। इन दोनों को कंबाइन करके हम सबसे पहले बना लेते हैं H2O। अब जो बाकी का बच गया आपके पास, जो बाकी के दो मेटल्स बच गए, उन्हें हम यहाँ पर एक दूसरे से कंबाइन करा के एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे। तो आई शुड राइट M'। अब ये जो बन गया, ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया वाटर। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। अब एक बात आप याद रखना, या आप एक काम करो, यहां पर एक नॉन मेटल ले लो और यहां पर हम कंबाइन करते हैं इसको नॉन मेटल के साथ। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल एक आयनिक सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पर जो सॉल्ट बना दैट विल बी आयनिक इन नेचर। आयनिक का मतलब क्या हुआ, इस पर प्लस का चार्ज होगा और इस पर माइनस का चार्ज होगा। अब ये जो सॉल्ट बन रहा है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि जब दो एलिमेंट्स को, दो एटम्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे की वैलेंसी एक दूसरे के पास चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कि सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराना है, या फिर जिंक 2+ और Cl- इसे रिएक्ट कराना है। तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, हम क्या करें, इसकी वैलेंसी इसे दे दें, इसकी वैलेंसी इसे दे दें, एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी ZnCl2। तो जो M और N, ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पर बनाया, ये कंपाउंड हमें उसी फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है। अपनी मर्जी से हम यहाँ दोनों को ज्वाइन करके नहीं लिख देंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ हम करेंगे, आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की कि एसिड और बेस कौन कौन से लें और उनसे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज आई टुक HCl aqueous प्लस NaOH aqueous। एक्वस मीडियम मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों के दोनों गैस फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे, इन्हें रिएक्शन करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। तो दोनों को मीडियम हमने दिया कौन सा, पानी। इन दोनों के रिएक्शन से आप देखो H और OH पहले एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे, H और OH एक दूसरे से कंबाइन करके ये बनाएंगे H2O। और H2O का स्टेट आपको पता है, लिक्विड स्टेट में होता है वो, तो लिक्विड स्टेट हमने लिख दिया। अब बात आती है कि हमें सॉल्ट फॉर्म करना है। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा, एक मेटालिक आयन और एक नॉन मेटालिक आयन। नॉन मेटालिक आयन हमें कहाँ से मिला, एसिड से। मेटालिक आयन कहाँ से मिला, बेस से। मैं इसे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, दिस इज नॉन मेटालिक आयन and this is metallic आयन। यानी कि मेटालिक आयन और नॉन मेटालिक आयन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा जो कि आयनिक इन नेचर होगा, NaCl। अब NaCl को अगर हम लिखें तो दैट विल ऑल्सो बी इन एक्वस स्टेट, क्योंकि पानी में ही रिएक्शन हो रहा है। NaCl डिसॉल्वेबल है, पानी में घुल गया और हमें वो पानी जो मिला है उसी में वो NaCl हमें घुला हुआ मिलेगा। दूसरा रिएक्शन एक और हम देखते हैं, H2SO4 प्लस NaOH। फिर से हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया। अब ये हो गया एक्वस, ये भी एक्वस,
और इन दोनों से फिर से हमें फॉर्म कराना है दिस इज H और OH। अभी आपको ये रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है जब तक कि आप प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। पहले हम प्रोडक्ट को लिख लें तब तो बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करें, H और OH को मिलाकर हम क्या बना लें, पहले H2O लिक्विड स्टेट में, ये हमने बना लिया। अब हमारे पास जो बच रहा है दैट इज सल्फेट एंड सोडियम। सोडियम और सल्फेट को हम ऐसे ही NaSO4 नहीं लिख सकते क्योंकि इनकी वैलेंसीज अलग अलग हैं। सो अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कंपाउंड कैसा बनेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं Na+ और SO4 2-। अब यहां से इसकी वैलेंसी इसे दे दी, इसकी वैलेंसी इसे दे दी। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी Na2SO4। Na2SO4 हमारा प्रोडक्ट बना और वही प्रोडक्ट हम यहां पर लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो एक्वस। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम सल्फेट। और ये तो सबको पता है ना, वाटर। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब बात आती है कि इसको बैलेंस करना है, क्योंकि यहां पर आप देखो सोडियम के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन आप गिनो तो दैट इज 4 and 1 + 5। यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो 4 और 1 + 5। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर सोडियम जो है वो 1 है और वहाँ पर सोडियम 2 है। तो टू बैलेंस इट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ा आप ये देखो, 4 ऑक्सीजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन गिनो आप, 2 और 2 4, ठीक है, ये हो गए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ आप देखो 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ आप देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 5, 1 कम है, 2 हाइड्रोजन है जबकि हाइड्रोजन चाहिए 4। ये देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इधर जितना मास लिया उतना मास उधर प्रेजेंट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब कि केमिकली ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो, संतुलित अभिक्रिया हो, और वो तब पॉसिबल है जब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे। इधर जितने एटम होने चाहिए उतने ही एटम उधर ही होने चाहिए। तो हम क्या करें, सिंपली हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ये अब बैलेंस हो गया, 2 सोडियम 2 सोडियम। तो इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको और साथ ही साथ उसकी स्टेट लिखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। इसे आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक एसिड और एक बेस को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, तो वहाँ से जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट कैसा होगा, वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा या वीक सॉल्ट होगा। क्योंकि जो एसिड और बेस हमने मिलाया वो एसिड स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता है, वीक भी तो हो सकता है, वहाँ तक कि बेस जो हमने मिलाया वो भी तो स्ट्रॉन्ग या बेस हो सकता है। तो जो सॉल्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो हम देखते हैं। तो कुछ नहीं, उसके लिए सिंपल से ट्रिक्स आपको याद कर रहे हैं, और याद क्या कर रहे हैं वो आपको समझना है, अपने आप लिख दोगे। तो अगर हम लिखें पहला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करा दिया हमने वीक बेस से, तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी सॉल्ट में, एंड वी विल गेट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। वाटर तो हमें मिल ही रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस को हमने कंबाइन कराया तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉल्ट होगा। दूसरी बात हम करते हैं कि वीक, या हम कर दें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ये क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उसमें कोई पावर नहीं होगी, ना स्ट्रॉन्ग होगा ना वीक होगा।
न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद बात आती है कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हुआ है, एक बार वीक एसिड लेकर देखते हैं। तो वीक एसिड लेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से जो प्रोडक्ट बनेगा वैसे तो वीक बनता है, बट हम उसको न्यूट्रल सॉल्ट में ही कंसीडर करते हैं क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी हमेशा डोमिनेट करती है थोड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रल या वीक सॉल्ट, और साथ साथ उसके साथ हम क्या लगा दें, पानी। अपना क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है, ये हमने पानी लगा दिया उसमें। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी। एक और आप देख सकते हो कि वीक एसिड प्लस वीक बेस, यहां से भी जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम हो गई। फिर से जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। तो हम लिखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट और प्लस वाटर, ये तो साफ सी बात है। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अगर अलग अलग एसिड होगा, अलग अलग बेस होगा, तो उसका रिएक्शन करने के बाद हमें किस तरह का सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसे मिलता है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया, और सॉल्ट किस टाइप का होता है वो अभी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से यहाँ पर बात खत्म होती है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और बेस के साथ कैसा होता है। साथ में क्या डिस्कस किया हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि एसिड या बेस जब रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ तो कैसा रिएक्शन देगा, तो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। इन सब के बाद सॉल्ट्स की बारी आएगी और सॉल्ट्स में अलग अलग तरह के सॉल्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे रिवाइज करें दोबारा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को दोबारा देखें ताकि आप एक कनेक्शन बना पाएँ सबके साथ। चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर्स शेयर करें और पढ़ते रहें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।